हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी 2023 बैच वालों के लिए। तो इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, जिसे कहते हैं जीवों में जनन। ठीक दोस्तों, जीवों में जनन हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इसका आप अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसी में अगर आपको उसका नोट्स भी चाहिए तो आप भी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, हैंड रिटन इसी तरीके से बेस्ट नोट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका भी अगर जैसे मान लीजिए दूसरा चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसका भी अगर आपको नोट चाहिए होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा इसका भी नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स अपलोड हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो उसमें मैंने टारगेट रखा है 21 लाइक का। जैसे आप 21 लाइक कंप्लीट करेंगे वो आपको मिल जाएगा नोट्स बिल्कुल फ्री में। इसी तरीके से बढ़िया हैंड रिटन नोट्स है। ठीक, तो हम लोग आज अपना अध्याय दूसरा पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग देखने वाले हैं कि जो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, पुष्प पाया जाता है। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाया जाता है उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो उस प्रक्रिया को तो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पुष्प की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से पुष्प की संरचना होती है और उसमें किस प्रकार से जिससे लैंगिक जनन होने की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो पुष्प की संरचना को जैसे हम लोग समझेंगे उसके बाद में फिर लैंगिक जनन की प्रक्रिया की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प की संरचना को देखेंगे। तो पुष्प की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है वो आपका इस प्रकार से पुष्प होता है। ठीक, एक आवृतबीजी पुष्प इस प्रकार से होता है। अगर ये पेपर में आपका क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय में, मतलब कि लॉन्ग आंसर में आपको लिखने को मिल सकता है चित्र बनाने के लिए, तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा चित्र है ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक, तो पहले मैं इसको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें पुष्प जो होता है आपका, उसमें केवल 4 चक्र पाए जाते हैं और चारों चक्रों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो चक्र होता है वो ये होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे बाह्य दल कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो बाह्य दल को जब समूह को, वैसे तो ये बाह्य दल होता है एक, लेकिन जब बाह्य दल का समूह होता है तो उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा चक्र होता है उसे हम लोग दल कहते हैं। ठीक है, तो जो ये रेड कलर का आप देख पा रहे हैं इसे दल कहते हैं। और जब ये दलों का जब समूह होता है, यानी कि एक से अधिक दल होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दलपुंज लिखा हुआ है, दलपुंज कहते हैं। ठीक, तो ये 2 चक्र आपके हो गए। तो पहला और दूसरा जो चक्र होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो सहायक चक्र होते हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में वो सहायता प्रदान करते हैं और उनका कोई ज़्यादा मुख्य कार्य नहीं होता है। जो दल पुंज का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि पुष्पों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कीट आते हैं पुष्प पर और उससे लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आसानी होती है। ठीक, तो ये 2 कार्य आप समझ गए होंगे कि बाह्य दल पुंज क्या होता है और दल पुंज क्या होता है। अब हम लोग अपने मेन यानी कि तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसे कहते हैं पुंकेसर। ठीक, और पुंकेसर के जो समूह को क्या कहते हैं, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। यानी कि अगर इस प्रकार की जो संरचना आप देख पा रहे हैं, अगर यह एक से अधिक है तो उसे पुमंग कहते हैं। वैसे तो ये पुंकेसर होता है। ठीक, तो जिसका ऊपरी उभरा हुआ भाग जो ये देख पा रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं परागकोश, जिसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। और जो निचले वाला भाग जो देख पा रहे हैं ये है डंठल तंतु। ये हम लोग का तीसरा चक्र है जिसे पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। इसका ऊपरी भाग परागकोश होता है, बल्कि नीचे वाला भाग जो होता है वो डंठल तंतु कहलाता है। ठीक, तो हम लोग का तीसरा चक्र है। कई कई पुष्पों में 2 या 2 से अधिक भी होता है, एक भी होता है, एक से अधिक भी पाया जा सकता है। ठीक, तो जहाँ पर भी एक से अधिक पाया जाएगा उसे पुमंग कहते हैं और एक को पुंकेसर कहते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस पुष्प का आखिरी और चौथा जो चक्र है वो ये है, जो आप देख पा रहे होंगे अंडाशय टाइप है, गोलाकार अंडाकार जैसा भी देख पा रहे हैं, समझिए इसको। तो इसका ऊपरी उभरा हुआ भाग जो होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये पाइपलाइन जैसे नली के जैसा जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे वर्तिका कहते हैं। ठीक, और जो ये जो अंडाकार टाइप दिख रहा है इसे अंडाशय कहते हैं। ठीक, तो इस जो वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। ये पूरा जो पार्ट संरचना जो आप देख पा रहे हैं इसे स्त्री केसर कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, जिस प्रकार से पुंकेसर के समूह को कहते हैं पुमंग, उसी प्रकार से स्त्री केसर के समूह को कहते हैं जायांग। कहने का मतलब ये है कि ये पुष्प में एक से अधिक भी पाया जा सकता है। तो जिस पुष्प में ये एक से अधिक पाया जाएगा, यानी कि स्त्री केसर आपका एक से अधिक होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं जायांग। ठीक, तो ये 4 चक्र होते हैं आपके एक पुष्प में, जिसमें से ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र होते हैं जो लैंगिक जनन में केवल सहायता प्रदान करते हैं। और जबकि पुंकेसर और जायांग ये दोनों आवश्यक चक्र होते हैं, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का हो पाना असंभव है। इसीलिए इन दोनों को आवश्यक चक्र कहा जाता है। एक ये आपका पुंकेसर हो गया और एक ये आपका स्त्री केसर हो गया। ठीक, तो अब इन चारों को हम लोग परिभाषा के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसका नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो इसका केवल यही है कि आपको बस वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपने अगले
पुष्प की संरचना की हो तो पुष्प की संरचना आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। तो आवृतबीजी पौधे का अगर यानी पुष्प का अगर उसमें क्या कहते हैं चित्र बनाने को आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो उसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं। चारों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इसी चीज़ें को आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है, इसको मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है अंडाशय के अंदर, उसके अंदर मादा युग्म का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, बस। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि नर युग्म का निर्माण कहाँ होगा, तो नर युग्म का निर्माण इसके अंदर होता है परागकोश के अंदर। मादा युग्म का निर्माण कहाँ होगा, मादा युग्म का निर्माण बीजांड या गुरु बीजाणुधानी में होगा। ठीक, ये तीन जो चार चीज़ें आपको बताइए सब आपको क्लियर कर लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो पुष्प के 4 चक्र पाए जाते हैं, जिसमें आपका पहला चक्र जो है वो है क्या है, बाह्य दलपुंज। ठीक दोस्तों, तो बाह्य दलपुंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, उसका दूसरा चक्र होता है आपका दलपुंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोला, तीसरा चक्र आपका पुमंग होता है जिसे इंग्लिश में एंडोसियम कहते हैं, और चौथा चक्र होता है जायांग जिसे इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं। तो इस चारों चक्रों को हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, तब मैं आपको वहाँ पर परिभाषा कराऊंगा। तो ठीक, तो पहले पेज में हम लोगों ने पुष्प के चारों चक्रों को समझ लिया है, अब उसकी बारी है उसकी परिभाषा को लिखने के लिए। ठीक, तो परिभाषा को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को सहायक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज का केवल सहायता प्रदान करते हैं पुष्प को लैंगिकजन की प्रक्रिया में, उनका और कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसलिए उन्हें सहायक चक्र कहते हैं। जबकि पुमंग और जायांग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जायांग यानी स्त्री केसर प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जिनमें सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो बाह्य दलपुंज की परिभाषा किस प्रकार से आप पेपर में लिखने को आएगा तो लिखेंगे। तो सबसे पहले आप बाह्य दलपुंज हेडिंग डालेंगे, उसका दूसरे इंग्लिश में लिखेंगे कैलिक्स। जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर और उसे आप अच्छा मार्क देने में आसानी होगी। ठीक, तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बाह्य दलपुंज होता है वो पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यही तो आया है आपका बाह्य दलपुंज, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है, दूसरे चक्रीय होता है, तीसरा चक्रीय होता है, चौथा चक्रीय होता है यानी कि स्त्री केसर। तो भैया ये पुष्प का प्रथम चक्र है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गुलाब के पौधे में भी आप नीचे देख सकते हैं हरे रंग की जो चीज़ें निकली होती हैं उसे ही हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, और ऊपर रेड कलर का भाग होता है उसे दलपुंज कहते हैं, उसके अंदर ही आपके पुमंग जायांग उपस्थित होते हैं। तो बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों यानी सेपल्स से मिलकर बना होता है। बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं, कैलिक्स, और बाह्य दल को क्या कहते हैं, सेपल्स। जब बहुत सारे सेपल मिलते हैं मतलब कि जब सेपल्स एक से अधिक होते हैं तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं यानी कि बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो इस तरह से आप बाह्य दलपुंज की परिभाषा ले सकते हैं। उसका दूसरी हेडिंग हम लोग दलपुंज जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। ठीक, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों यानी पेटल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि जो दल होते हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है और दलपुंज को कोरोला कहा जाता है। यानी कि अगर एक दल होगा तो उसे पेटल्स कहेंगे और जब दलों का समूह होगा तो उसे कोरोला कहेंगे यानी दलपुंज कहेंगे, से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है। जैसा कि मैंने आपको इससे पीछे बताया था कि जो दलपुंज होता है उसका मेन काम यही होता है कि वो कीटों को आकर्षित करता है ताकि कीट आएँ और परागण की क्रिया जो हो आसानी से हो सके। इसका तीसरा पॉइंट हम लोग का है पुमंग जिसे इंग्लिश में एंडोसियम कहते हैं। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है या एक से अधिक पुंकेसरों यानी स्टैमेन से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुंकेसर होता है उसके परागकोश में ही परागण का निर्माण होता है यानी परागकण का निर्माण होता है। तो ये हम लोग का पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है, जब कई सारे पुंकेसर मिलते हैं यानी कि पुंकेसरों के समूह से ही पुमंग का निर्माण होता है यानी एंडोसियम। यानी पुंकेसर और पुमंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, केवल पुंकेसर और पुमंग एक ही चीज़ होती है। बस कहने का मतलब ये है कि अगर एक है तो पुंकेसर है और एक से अधिक है तो पुमंग है, बस यही बात आपको समझनी है। तो पुमंग पुष्प का नर भाग होता है जिसमें क्या होता है, नर युग्म का निर्माण होता है। एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं यानी पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है परागकोश जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं और दूसरा होता है पुतंतु जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। पुतंती को डंठल तंतु भी कहते हैं। पहला आपका होता है परागकोश जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं और दूसरा होता है आपका डंठल तंतु या पुतंतु जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपना फिलामेंट। ठीक, तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब लास्ट पॉइंट आपका इस बचा है जो है जायांग जिसे इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं। यह पुष्प का चौथा और आखिरी चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मादा युग्मक का निर्माण आपका स्त्री केसर के अंतर्गत होता है, इसके अंदर होता है, तो इसीलिए इसे पुष्प का मादा भाग कहते हैं। ठीक, मादा भाग कहते हैं। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों कार्पेल से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं।
पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा भाग होता है वर्तिका, जिसे इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। तीसरा भाग होता है अंडाशय, जिसे इंग्लिश में ओवेरी कहते हैं। तीनों भाग मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं और एक से जब अधिक स्त्री केसर होता है तो उसे जायांग कहते हैं। पहला पार्ट होता है आपका वर्तिका, दूसरा पार्ट होता है वर्तिका, तीसरा पार्ट होता है अंडाशय। ये 1, 2, तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं और एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं तो उसे जायांग कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं पुष्प की संरचना के बारे में। तो